जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने वाले हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो में पुस्तक का परिचय देखेंगे, जिसके अंतर्गत पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है यह देखेंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम कोई परीक्षा दे रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस परीक्षा को समझना होगा। उस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, उसका सिलेबस कैसा है, सिलेबस में क्या क्या शामिल है, हमें पहले इस बात की जानकारी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि जब हमें सिलेबस पता होगा तभी हम उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सोल्व करेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि हमें इतिहास की पुस्तक के अंदर इस छठी क्लास की इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सभी टॉपिक रहेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें कक्षा 6 में प्राचीन भारत पढ़ना होगा, कक्षा 7वीं में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा और कक्षा 8वीं में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो अभी पेज दिख रहा है यह छठी की एनसीईआरटी का इतिहास की पुस्तक का पहला पृष्ठ है। इसमें सबसे पहले किताब का नाम लिखा गया है। इस किताब का शीर्षक है हमारे अतीत भाग 1। इसके बाद कक्षा 7वीं में भाग 2 आएगा, कक्षा 8वीं में भाग 3 आएगा। पहले पेज के बाद जब हम कुछ पृष्ठ पलटते हैं तब हमें यहाँ पर दिखती है भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका लगभग हर भारतीय को पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि भारतीय उद्देशिका में, भारत के संविधान के उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो अगर हम इन 2-3 लाइनों को पहले पढ़ते हैं इससे हमें पता चलता है कि इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग मतलब जो भारत की सभी जनता है और वो कैसा बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वो भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर सभी लोगों को सब समान अधिकार प्राप्त हो सके। और उसके लिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा इसमें आगे बोला गया है कि वो भारत के सभी नागरिक जो हैं उन्हें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करवाना चाहते हैं तथा उन्हें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देनी चाहते हैं ताकि वो अपने विचार रख सकें, अपने विचार अभिव्यक्त कर सकें। उन्हें किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी की भी उपासना कर सकते हैं, इसकी वो स्वतंत्रता देता है कौन? भारत का संविधान। उन्हें प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता मतलब उन्हें सभी जगह समानता का अधिकार देता है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा भारत का संविधान चाहता है कि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। इसके लिए वो भाईचारा विकसित करने चाहते हैं। इसके लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। तथा उन्होंने जो उद्देशिका में जो शब्द लिए गए हैं, जो उनका उद्देश्य था, इन सब को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब संविधान की उद्देशिका के बाद हम जो इस पुस्तक में पढ़ेंगे वह है क्यों पढ़े हम इतिहास। जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये सवाल जरूर आना चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए कि हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो इस विषय को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इस बारे में इस पुस्तक में क्या लिखा है। इस साल छठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे। कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। इसमें कहा गया है कि इस कक्षा में छठी कक्षा में हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास समाज विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में बताता है।
इतिहास के अतिरिक्त समाज विज्ञान के अन्य विषय प्रायः आज की दुनिया के बारे में ही बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। जो समाज विज्ञान है उसके जो और दूसरे विषय जो हैं अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, भूगोल, ये हमें अभी कैसी दुनिया है इस बारे में बताते हैं। लेकिन जो इतिहास है यह हमें बताता है कि जो इस समय जो दुनिया है ये कैसे विकसित हुई। ये प्राचीन समय में कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी और वर्तमान समय मतलब आधुनिक काल में किस प्रकार से पूरे समय में परिवर्तन होते हुए आया, किस प्रकार से सभी चीज़ों का विकास हुआ, कैसे व्यक्ति ने जन्म लिया, कैसा व्यक्ति चलना सीखा, कैसा व्यक्ति ने शिकार करना चालू करा, कैसे व्यक्ति ने फिर खेती चालू करी, कैसे वो घर बनाना सीखा और कैसे एक तरीके से स्थायी जीवन जीने लगा। इसी तरीके से हर क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, निवास का क्षेत्र हो, जलवायु परिवर्तन हो, अर्थव्यवस्था का विकास जो हुआ, राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है, इन सभी पहलुओं के बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। या फिर कह लें कि हम इतिहास में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही होगी। हम भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हो जहाँ आग न हो? कैसा रहा होगा एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? या उस जमाने में जिंदगी कैसी रही होगी जब लोग लंबी यात्राएं तो कर लेते थे लेकिन न सड़कें थी न रेलगाड़ियां। इतिहास हमें उन अतीतों की ओर ले जा सकता है। इस रूप में इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें समय और संसार के आर पार ले जाती है। यह ले जाती है हमें एक दूसरी दुनिया में, एक दूसरे युग में जब लोगों का जीवन अलग था। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं और विश्वास, उनके भोजन और कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ भिन्न था। इतिहास ऐसी दुनिया के झरोखे खोल सकता है। तुम अपने कंधे झटक कर कह सकते हो, हम ऐसी बीती बातों को लेकर क्यों परेशान हो जो अब नहीं है। ऐसे अतीत तो गुजर चुके हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, यह आज के बारे में भी है। आज हम जिस दुनिया में हैं उसे बनाया है हमसे पहले आए लोगों ने। उनके जीवन के सुख दुख, उनके युग की समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजों और आविष्कार, इन्हीं के ताने बाने में ही मानव समाज बदला। प्रायः ये बदलाव इतने धीमे और मामूली होते थे कि उस युग के लोगों को इसका पता भी नहीं चलता था। बाद में ये बदलाव कैसे आए? बाद में जब हम अतीत पर नज़र डालते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए। तभी हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलाव का परिणाम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीवन का विकास या हर परिस्थिति का विकास, जो किस तरीके से परिस्थितियों में बदलाव आए, किस तरीके से चीज़ों का विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ना ही इतिहास है। इस साल तुम जो पुस्तक पढ़ोगे वह हमें सबसे प्राचीन अतीतों की ओर ले जाएगी। अगले 2 वर्षों में तुम्हारी ये यात्रा बाद के कालखंडों से गुजरेगी। इस किताब में तुम सिर्फ राजा रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में नहीं पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे शिकारियों और कृषकों के बारे में, शिल्पकारों और व्यापारियों के बारे में। तुम जान पाओगे आग के बारे में, लोहे के आविष्कार के बारे में, गेहूं तथा धान की खेती कैसे होने लगी, गांव और शहर कब बसे, तीर्थ यात्री और संतों, इमारतों तथा चित्रों, धर्मों और विश्वासों के बारे में भी तुम पढ़ोगे। तुम पाओगे कि इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं, इतिहास सामान्य स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं के विषय में नहीं है, बल्कि वह समाज में हो रही हर चीज़ के बारे में है। इस किताब में तुम्हें यह समझने में ज़रूर मदद मिलेगी कि इतिहासकारों को अतीत के बारे में कैसे पता चलता है। कुछ जासूसों की तरह इतिहासकार पुराने जमानों में रहने वाले छोड़े गए सुरागों और चिन्हों का अध्ययन करते हैं। अतीत का हर अवशेष, पत्थर के औजार, पौधों के अवशेष, हड्डियाँ, लिखित सामग्री और चित्र, आभूषण और उपकरण, अभिलेख और सिक्के, इमारतें और मूर्तियाँ, बर्तन, हमें पुराने जमाने के बारे में बता सकता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन स्रोतों का अध्ययन कर इन्हें समझने की कोशिशें करते हैं। इस किताब में से कई स्रोत दिखाए जाएंगे और साथ साथ तुम यह भी पता कर पाओगे कि इतिहासकार इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं करते। इतिहास हमें कुछ योग्यताएं और कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। अतीत की दुनिया में समाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों को समझने के लिए जिनका जीवन हमसे भिन्न था, नए तरीके सीखने पड़ते हैं। जब हम यह करते हैं तो हमें अपना दिमाग खोलना पड़ता है
और वर्तमान की छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। यह एक शुरुआत होती है दूसरे लोगों के क्रियाकलाप और सोचने के तरीकों को समझने की। हमारे लिए यह एक शिक्षाप्रद और संवर्धक अनुभव हो सकता है। इसलिए अपने कंधे झटकने से पहले तुम स्वयं से एक सवाल पूछो, क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये समझना चाहता हूँ कि समाज कैसे चलता है? मैं जिस दुनिया में हूँ, क्या उसे मैं जानना चाहता हूँ? अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी यह जानने की कि हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और कैसे हमारे अतीतों ने हमारे वर्तमान को रूप प्रदान किया। अब यह पढ़ने के बाद हमें इस चीज़ का जवाब तो मिल गया कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तो इससे हमें पता चल गया। अब जब हम इस पुस्तक का अगला पृष्ठ देखेंगे तो इसमें आभार नामक एक पृष्ठ है, जिसमें उन सभी का आभार माना गया है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में अपना योगदान दिया है। जब हम इस पुस्तक में और आगे पढ़ते हैं तब हमें इसकी विषय सूची नज़र आती है। जब हम इस विषय सूची पर नज़र डालेंगे कि हमें इस विषय सूची में क्या क्या पढ़ना है। विषय सूची का अर्थ होता है सिलेबस। जब हम इसके सिलेबस को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 1 में हमें पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस अध्याय में हमें जीवन कैसे शुरू हुआ, व्यक्ति ने खेती कैसे सीखी, प्रारंभ में व्यक्ति कहाँ रहते थे, उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ की खेती करी, इस बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 जो है वो है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जो प्रारंभिक मानव है, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वह किस तरीके से आगे बढ़ा, उसके समय में किस तरीके से परिवर्तन हुए और वह एक शिकारी से लेके एक कृषक बन गया। मतलब वो भोजन उत्पादन करना सीख गया, क्योंकि प्रारंभ में व्यक्ति शिकार करता था लेकिन बाद में उन्होंने खेती करना, कृषि करना सीख लिया। तो इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि व्यक्ति कैसे, प्रारंभिक मानव कैसे एक शिकारी से कृषक बन गया। तीसरा अध्याय जो है वह है आरंभिक नगर। इस अध्याय में हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्रारंभ में किस प्रकार से नगर बने, किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ और फिर किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, उसका अंत किस प्रकार से हुआ। अध्याय 4 जो है, अध्याय जो चौथा है, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वैदिक काल में पुस्तकें लिखी गई, जो 4 वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, इनसे हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, इस चीज़ के बारे में हम अध्याय चतुर्थ में, अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अध्याय 5 में हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य जो मगध गणराज्य था उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध महाजनपद किस तरीके से विकसित हुआ, राज्य किस तरीके से राज्य बने, राजा का उन पे किस तरीके से शासन हुआ और किस तरीके से बड़े बड़े राज्य विकसित हुए, कैसे वो जन बने, जन से कैसे महाजनपद बने, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 6 में नए प्रश्न, नए विचार। अध्याय 6 में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सभी के बारे में हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अध्याय 7 में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विजयों के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरीके से उसने अपनी युद्ध नीति का त्याग किया, वो फिर उसने किस प्रकार से बौद्ध धर्म अपना लिया, वो प्रजा हित की बातें कही, वो प्रजा के कल्याण के लिए सदा प्रयत्न करता रहा। अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अध्याय 8 में हम यह देखेंगे कि किस तरीके से उसके बाद फिर नगरों का विकास हुआ, किस तरीके से बड़े बड़े नगर बसे और व्यक्ति समृद्ध हो गया, किस तरीके से खुशहाल गांव हो गए, मतलब गांव बहुत खुशी में रहने लग गए, गांव विकसित हुए, शहर बने। अध्याय 9 में हम व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस समय व्यापार होता था, किस तरीके के व्यापारी होते थे, राजा व्यापारियों को क्या क्या मदद करता था, किस तरीके से तीर्थयात्री भारत की यात्रा पर आते थे या अन्य जगह पर यात्रा करने जाते थे। अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। अध्याय 10 में हम नए साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, वो साम्राज्य जो दक्षिण भारत में बसे, वो साम्राज्य जो उत्तर भारत में उभर कर आए, जैसे कि हर्षवर्धन, वर्धन वंश, फिर दक्षिण भारत में पल्लव, चोल, चेर, पांडे आदि वंशों के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अध्याय 11 में इमारतें, चित्र और किताबें। अध्याय 11 में हम इमारतों के बारे में, चित्रों के बारे में और किताबों के बारे में पढ़ेंगे जो इस समय लिखी गई थी। तो इस तरीके से
हम छठी कक्षा में देखा जाए तो मुख्य रूप से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब जब हम इस पुस्तक का अगला पृष्ठ देखेंगे तो इसमें हमें कुछ चीज़ें मिलेगी। इसमें हमें यह मिलेगा कि इस पुस्तक में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बताई गई है। सबसे पहला बॉक्स देखेंगे तो उस बॉक्स में लिखा है परिभाषा। इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, स्रोत दिए गए हैं, ये कहाँ चीज़ों से ली गई है। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी का कॉलम भी रहेगा। इसमें अन्यत्र का एक कॉलम भी रहेगा कि और क्या अन्य जानकारी दी गई है। उपयोगी शब्द, पाठ के खत्म होने के बाद, अध्याय के खत्म होने के बाद कुछ उपयोगी शब्द दिए जाएंगे जो पाठ से संबंधित हैं, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो अंत में दी जाएगी। साथ ही साथ कल्पना करो, आओ याद करें, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। यह जो चीज़ें दी गई हैं इससे छात्र का मानसिक विकास हो सके, छात्र की जो सोचने की शक्ति है, जो उसकी कल्पना करने की शक्ति है, वो बढ़ सके। इसलिए हर पाठ में ऐसी कुछ चीज़ें दी गई है जिसमें उसे कहा है कि चलो आओ ये चीज़ याद करें, या फिर उनसे कहा गया है कि आओ चर्चा करें, मतलब वो किसी टॉपिक पर चर्चा करने की बातें करते हैं, या भी आओ करके देखें, या कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी, प्रयोग करने की बात भी इसमें लिखी गई है। तो ये चीज़ें इस पुस्तक में शामिल हैं। साथ ही साथ प्रत्येक अध्याय में तुम्हारा परिचय एक बालक या बालिका द्वारा कराया गया है। मतलब जो हर अध्याय है उसका जो इंट्रोडक्शन रहेगा, परिचय जो रहेगा, उस चीज़ का जो टॉपिक रहेगा, उसका जो इंट्रोडक्शन, उसका जो परिचय है वो बालक या बालिका द्वारा कराया गया है। प्रत्येक अध्याय को कई विभागों में बांटा गया है। जो प्रत्येक अध्याय उन्हें कई विभाग में बांटा गया है। इन विभागों को पढ़ने, इस पर आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत करें। तो इसमें कुछ हमारे लिए नियम दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं कि जो पहले हर अध्याय है उसमें सबसे पहले हर विभाग को हम खत्म करें, उस पर चर्चा करें, उसको अच्छी तरीके से समझ जाएं, उसके बाद ही हम आगे वाले अध्याय पर बढ़ें। क्योंकि जो पुस्तक है इसमें जो इतिहास है वो इतिहास हर चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो शुरुआत से आखिरी तक जुड़ा हुआ है। अगर हम बीच में किसी चीज़ को मिस कर देते हैं तो हमें आगे का इतिहास समझ नहीं पड़ेगा। कुछ अध्यायों में कुछ परिभाषा दी गई है। इसमें कुछ चैप्टर अध्याय में कुछ परिभाषाएं भी दी गई है बीच बीच में। कुछ अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है, उन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करें। इन अध्याय में यह भी बताया गया है कि यह चीज़ कहाँ से ली गई है। इस इतिहासकार ने इस स्रोत का अध्ययन करके यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। हमारे बहुत सारे स्रोत चित्रों के रूप में है। प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी है। बहुत सारे स्रोत जो हैं वो चित्र के रूप में भी हैं, और चित्रों की अपनी अपनी एक कहानियाँ भी हैं। तुम्हें कुछ अध्यायों में मानचित्र भी दिखेंगे। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय में बताए स्थानों को ढूंढो। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें इन अध्यायों के बीच में मैप, मानचित्र मतलब मैप भी मिलेंगे, जिनसे हमें जो पाठ में, जो अध्याय में जो जगह बताई गई है उन्हें ढूंढना है, जिससे हमें पता चलेगा कि यह किस क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें कुछ बॉक्स भी दिए गए हैं जिसमें हमें अन्य जानकारियाँ भी मिलती है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। तुम अपने पाठ में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हो उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही थी उसकी एक झलक उसमें दिखाई गई है। इसमें एक अन्यत्र का कॉलम भी दिया गया है जिसमें हमें यह बताया गया है कि अभी हम जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं उस समय दुनिया में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी, उस समय दुनिया में क्या हो रहा था, उसके बारे में उस कॉलम में दिखाया गया है। इसके बाद हमें इस पाठ में कुछ उपयोगी शब्द भी मिलेंगे, जिससे हमें उन विषयों की अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी, या उन विषयों को याद करने में और सहायता मिलेगी। और हर अध्याय के पीछे तिथियाँ, कुछ तारीखें भी दी गई है, जिससे हमें पता चलेगा कि यह किस समय की बात हो रही है। इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रत्येक अध्याय में पाठ के बीच बीच में कुछ प्रश्न और कुछ गतिविधियाँ दी गई है। पढ़ते समय इन सभी पर थोड़ा वक्त लगाना चाहिए, इन पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, ताकि इससे बच्चों का जो कल्पना के करने की शक्ति जो है वो बढ़ सके। साथ में इसमें एक अलग विभाग कल्पना करो तो दिया ही गया है, जिससे बच्चों की कल्पना करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति बढ़ सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी छठी कक्षा की इतिहास की एनसीईआरटी। अब अगली वीडियो में हम छठी क्लास के इतिहास का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।